तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए, इसमें हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आखिरकार हमारे 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है। और इसमें आपको उन प्रश्नों को लिया गया है जो 95% है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिन प्रश्नों की संभावना सबसे अधिक रहती है उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और इस प्रश्न को एक बेहतर ढंग से समझिए, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा डिटेल अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार आपके लिए कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरी में, क्योंकि लघु उत्तरी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको लिखना होता है, समझना पड़ रहा है। प्लस केमिस्ट्री में तो आपको रिएक्शंस भी याद करनी होंगी, कुछ नियम पूछ लेगा तो नियम याद करना होगा। तो सारी चीज़ों का डर आपको एक अच्छी तरीके से हम खत्म कर देंगे और आपको एकदम बेहतर तरीके से हम समझाएंगे कि उन प्रश्नों को, लघु उत्तरी प्रश्नों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, उससे पहले आप लोग जान लीजिए इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? YesKMStudyClasses.com वेबसाइट और YesKMStudy जो ऑफिशियल आपका ऐप है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि भौतिक अधिशोषण, क्या भौतिक अधिशोषण कहने का मतलब, भौतिक अधिशोषण मतलब कि कोई चीज क्या भौतिक तरीके से क्या हो, अधिशोषित हो, तथा रसोवशोषण में 4 मुख्य अंतर लिखे। जब आप किसी चीज को रस, यानी कि जैसे आप कोई चीज रसती है, जैसे कोई चीज बहुत मंद मंद गति से निकलती है। अधिशोषण मतलब किसी चीज से अधिशोष से कराया जाता है, तो वो चीज है आपका, ठीक है। तो 4 मुख्य अंतर लिखना है आपको इसमें, ठीक। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, इसको आपको लिखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। चलिए, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है हमें। क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको बेहतर तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए, इसमें पहला अंतर क्या है उस आपको अच्छी तरीके ध्यान से समझना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या होता है उसको देखते हुए अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। किसके कारण? यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है, ठीक है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती। देखिए, यह क्या होता है? यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। किसी कारण? यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। किसी कारण? रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। तो आपके लिए दो बंध आ गए। पहला क्या हुआ? वांडर वाल्स बल आ गया, दूसरा रासायनिक बंध। देखिए, क्या चीज है इसमें आपको लोग समझना जो है कि वांडर वाल्स बल द्वारा होगा, इसमें क्या होगा? रासायनिक बंध बनने के कारण होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती। यह प्रकृति में क्या नहीं होती? विशिष्ट नहीं होती। यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। क्या होता है? यह प्रकृति में क्या होता है? अति विशिष्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, इसमें जो अंतर है क्या है कि यहाँ प्रकृति में उत्क्रमणीय है। क्या है? प्रकृति में उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि एक बार हुआ पुनः दोबारा भी इसको कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्रकृति में क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। और देखिए, यहाँ प्रकृति में क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अंतर आपका विशेष तौर पर इसको याद करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि यह कैसे होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैस की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगा। और अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं। क्या करा है कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से, किससे? अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें, जो द्रवणीय गैसें हैं सहजता से अधिशोषित होती है। किससे? सहजता से क्या होती हैं?
अधिशोषित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जैसे ये निर्भर करता है। लेकिन वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोवशोषण दर्शाती है। क्या कहलाती हैं? वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोवशोषण दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा कि इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम, यानी इसमें क्या होता है, जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है वो कम होती है, यानी कि 20 से 40 किलो जूल होती है। कितना? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो इसमें जो अधिशोषण की एंथैल्पी है कम होती है। कितना होती है? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिशोषण की एंथैल्पी है वो उच्च होती है। इसमें 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अधिशोषण के लिए, किसके लिए? अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ने पर, देखिए जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण के लिए क्या होता है? निम्न ताप क्या होता है? सहायक होता है। जो निम्न ताप है वह सहायक होता है। और अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। जो अधिशोषण है उसके लिए जो होता है उच्च ताप क्या होता है? सहायक होता है। यहाँ पर एक चीज और हमको बताते हैं, यहाँ पर जो होता है इसमें अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, इसमें क्या होता है? निम्न ताप सहायक होता है। ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। अगर इसमें हम ताप बढ़ाएंगे तो जो इसकी अधिशोषण की क्रिया है वह क्या होगी? घटेगी। ठीक है, घटेगी। अब देखिए यह ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। जो रसोवशोषण होता है वह ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या है कि इसमें जो होता है सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह चीजें, दो चीजें कंपेयर में आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने, दोनों क्या होते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। उच्च दाब पर जो अधिशोषक के पृष्ठ पर जो उच्च ताप होता है तो अधिशोषक के पृष्ठ पर क्या होता है? यह बहु अणुक परतों के रूप में परिमाणित होता है, परिणामित होता है। क्या होता है? परिणामित होता है। ठीक है, चलिए यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है। क्या होता है? यह एकल अणुक परत के, यानी एकल अणुक परत के रूप में क्या होता है? फलित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है कि हार्डी-सुलजे नियम पर, किस पर? हार्डी-सुलजे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। पहला आपका प्रश्न। अथवा में आपको कैसे पूछेगा? आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता पर निर्भर करता है, इस कथन को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में एक चीज पूछ सकता है, अथवा में एक चीज और पूछ सकता है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? और अथवा में क्या पूछ सकता है? हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 प्रकार से आपको पूछेगा। इन चारों प्रकार से आपको कोई भी पूछता है तो आप इन नियम को लिख सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है नियम? अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर, क्या? अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की, क्या करा है कि अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन, जो स्कंदन है जिससे आप क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। स्कंदन की क्रिया के लिए हार्डी-सुलजे ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। किसके लिए? जो अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाने की जो कोलाइडी विलयन की स्कंदन है, अवक्षेपण क्रिया है, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि नियम दिए, जिसे क्या कहते हैं? हार्डी-सुलजे नियम कहते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या है कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए, किसके लिए? कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य
कि वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। क्या होता है, जिसमें क्या कर रहा है कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। किसके? कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। चलिए अगला देखते हैं। सॉल को स्कंदित करने वाले, किसको? सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन करने की जो शक्ति है तथा मात्राएं समान होती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। अर्थात देखिए आगे क्या कहते हैं कि हार्डी-सुलजी नियम के अनुसार क्या है कि आयनों की जो स्कंदन शक्ति है, आयनों की जो स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। क्या कर रहा है कि आयनों की जो स्कंदन शक्ति है वह आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। यदि AS2S3 सॉल में NaCl, BaCl2 तथा AlCl3 वैद्युत अपघट्य अलग अलग मिलाए जाएं तो इनके Na+, Ba2+ तथा Al+3 आयन ऋण आवेशित AS2S3 सॉल को अवक्षेपित कर देते हैं। हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार अधिक संयोजकता वाला आयन अधिक स्कंदन करता है तथा Al+3, Ba+2 तथा Na+ आयनों की जो स्कंदन क्षमता है वो क्रम निम्नलिखित होगा। यानी कि Al3+ इज लेस देन Ba+2 या इज लेस देन Na+, आपको ये देख लेना है। उसके बाद जैसे इन आयनों से AS2S3 के समान मात्रा में अवक्षेपण में NaCl, BaCl2 तथा AlCl3 के मात्रा का निम्नलिखित क्रम होगा। क्या है देखेंगे यहाँ पे, NaCl इज लेस देन BaCl2 इज लेस देन AlCl3। इस प्रकार धन आवेशित साल के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति निम्न प्रकार घटती है। कैसे? यहाँ आप देखेंगे FeCN की पावर SCN की 6 4 की पावर -1 इज लेस देन PO4 3- इज लेस देन SO4 2- या Cl-। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।